हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स का मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा टॉपिक होगा भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात, मतलब कि हम फौना एंड फ्लोरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हम यहां पर पता करेंगे पेड़ पौधों के बारे में, हम पता करेंगे प्राणी जात के बारे में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी डिटेल हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इस चैप्टर का ये टॉपिक वनस्पति जात और प्राणी जात को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी नजरें घुमाइए आसपास सब जगह, और जैसे ही आप नजरें घुमाते हैं, नजरें घुमाते हुए आप देखते हैं कि आपको आसपास एक ऐसा पर्यावरण मिलेगा जहां पर आप कई सारे प्राणी देखेंगे, कई सारे पेड़ पौधे देखेंगे। हम तो हैं ही उसका हिस्सा, है ना। तो आपको मिलेगा कई सारे जीव, कई सारे पेड़ पौधे आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में, आपके घर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। मोहल्ले में बाहर जाकर निकलिए, आप देखेंगे कुत्ता घूम रहा है, बिल्ली घूम रही है, चिड़िया उड़ रही है, सब क्या है? ये प्राणी जात हैं। आप तरह तरह के पेड़ देखते हैं तो आप अपनी नजरें घुमाइए और नजरें घुमाकर इनका इस्तेमाल कीजिए। जब आपको तरह तरह के पेड़, तरह तरह के जानवर दिखते हैं तो इन सबको ही मिलाकर हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व की सबसे भारत को, या भारत जो है, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। जैव विविधता का मतलब क्या हो गया? जैव विविधता का मतलब हो गया कि आपको तरह तरह के पेड़, तरह तरह के जानवर, है ना, क्या हो गया? तरह तरह के पेड़, तरह तरह के पेड़ और तरह तरह के जानवर, है ना, तरह तरह के जानवर, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? इन सबको मिलाकर कहते हैं हम जैव विविधता, है ना। तो ये हमने मोटे तौर पर समझा कि इनको मिलाकर हम क्या कहेंगे? ये हमारी जैव विविधता कहला जाएगी। तो भारत जो है वो दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधताओं वाला देश है कि यहां पर आपको विश्व की सारी जैव उपजातियां, है ना, आप देखेंगे सबसे ज्यादा समृद्ध भी है, साथ ही देखेंगे सारी जैव उपजातियों का 8% आपको देखने को मिलेगा। लगभग संख्या में अगर बात करें तो 16 लाख आपको यहां पर अलग अलग तरीके की जैव उपजातियां पाई जाएंगी। ये सभी अभी खोजे जाने वाली उपजातियों का 2 या 3 गुना है। जितनी उपजातियां अभी खोजी गई हैं उनका 2 से 3 गुना आप केवल भारत में देखेंगे। 8% और संख्या में बात करेंगे 16%। ओवरऑल बात करेंगे तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा समृद्ध देश है जैव विविधता के मामले में। क्योंकि हम जैसे ही अपनी नजर घुमाते हैं तो हमें जैव विविधता दिख जाती है। तरह तरह के पेड़ और जानवर ये मिलकर जैव विविधता को तैयार करते हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधन के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर्स के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर हमने ये सारी बातें यहाँ पर पढ़ी हुई हैं। हमने समझा है कि पहले क्या क्या होता था, कैसे कैसे वन मिलते थे, कैसे कैसे संसाधन मिलते थे, इनको सबको हम पढ़ चुके हैं। इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हमको सोचना होगा कि हमारा दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जैसे आप देखिए कि सोलर का, ये हमने अलग अलग क्या देखे हैं? आप देखें अलग अलग तरह के जानवर हैं। ये सोलर का, या यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व आपको देखने को मिलता है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, इतने ज्यादा है कि हमें इनकी इज्जत नहीं होती। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इनको नुकसान हुआ है। इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात को अगर आप देखें तो आप पाएंगे, एक फिगर आपने देखा यहां पर, ये क्या है? ये वनस्पति जात है, ये प्राणी जात है। यहां पर आप देखेंगे प्राणी जात मतलब प्राणी जानवर क्या है? तो जानवरों की 81,000 से अधिक प्रजातियां आपको भारत में मिलेंगी। वनस्पति जात में आप देखें तो 47,000 से अधिक प्रजातियां आपको भारत में देखने को मिलेंगी। पुष्पी पादपों की स्थानीय प्रजातियां, मतलब जो पुष्पी पादप है उनकी स्थानीय प्रजातियां आपको 15,000 के आसपास देखने को मिलेंगी। पादप जात जिन पर लुप्त होने का खतरा है वो लगभग कितनी है? 10% है। और स्तनधारी जिन पर लुप्त होने का खतरा है वो कितनी है? 20% है जिन पर लुप्त होने का खतरा है। ये भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात का एक फिगर है जिसको आप देखें। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक स्थिति में है, नाजुक अवस्था में है, मतलब कि वो लुप्त होने पे कगार पर हैं, वो लुप्त हो सकती हैं या लुप्त होने वाली हैं। तो अब बात करें कि लुप्त प्राय प्रजातियां
जो नाजुक अवस्था में किनको कहेंगे, तो लुप्त पर्याय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में, मतलब जिनकी संख्या खत्म होने वाली है, अब वो आपको देश में या जिस इलाके में है वहां देखने को नहीं मिलेगी, तो उस इलाके में इसको लुप्त घोषित कर देंगे। कौन कौन सी होंगी, तो यहां पर आप देखें चीता, चीता मतलब कि ये जो है ये चीता भी लुप्त, ये गुलाबी सर वाली बतख, ये गुलाबी सर वाली बतख ये भी लुप्त की कगार पर है। पहाड़ी कोयल, कोयल है ना, कोयल की कूख प्यारी, ऐसा गाना गाते हैं ना, कोयल की कूख प्यारी है ना, गा रही तराना बुलबुल, ऐसे कुछ गाना गाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कोयल। जंगली चित्तीदार उल्लू, ये उल्लू जंगली चित्तीदार उल्लू। महुआ की जंगली किस्म, महुआ मतलब आप ये देख पा रहे हैं ना, महुआ की जंगली किस्म पर बात कर रहे हैं। यहां पर महुआ क्या है, यहां पर ये जिसका अपन उपयोग करते हैं, मतलब खाने में कुछ लोग इसका मादक पदार्थ भी तैयार करते हैं, और इसका जो फल आता है उसके फल से हम तेल निकालते हैं, जिस तेल का उपयोग हम जलाने में पहले और खाने में दोनों तरीके से किया करते थे। ठीक, और एक होता है जिसको कहते हैं हुबर्डिया हेप्टेन्यूरॉन, घास की एक प्रजाति होती है, होबर्डियन हेप्टेन्यूरॉन, ये घास की एक प्रजाति है। तो ये सब क्या है, आपकी लुप्त की कगार पर है। अगर हम संख्या के हिसाब से बात करें कि लुप्त होने वाली प्रजातियों की संख्या क्या है, तो आप पाएंगे कि 79 स्तनधारी, स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाते हैं, 44 पक्षी, 15 सरीसृप, 3 उभयचर और 1500 पादप उप प्रजातियां। मतलब कि अब स्तनधारी मतलब स्तनपान कराते हैं, ये सब स्तनधारी, ये स्तनधारी हैं। पक्षी मतलब जो उड़ सकते हैं, ये पक्षी, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका खून जो होता है वो आपको गर्म मिलेगा। 15 सरीसृप जो रेंगते हैं। उभयचर का मतलब क्या हो गया, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। उभयचर का मतलब क्या हो गया, जल और थल दोनों में रहते हैं वो। और पादप मतलब कितने, 1500 पादप प्रजातियां, ये भी क्या है, आपकी लुप्ति की कगार पर। अगर हम संख्या के बारे में बात करते हैं तो लुप्त प्राय प्रजातियां मतलब जो लुप्त होने वाली है या बिल्कुल नाजुक अवस्था में है कि कभी भी लुप्त हो सकती हैं, उनके बारे में बात की। अब आप देखें यहां पर, आप समझते हैं हम यहां पर क्या कि अंतरराष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। एक एक प्रजाति को अपन पकड़ते चलेंगे और एक एक प्रजाति को अपन देखते चलेंगे। सामान्य प्रजातियां क्या कहलाती हैं, जिस प्रजाति के जीवित रहने के लिए उसकी जनसंख्या सामान्य हो, उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। जो पर्याप्त मात्रा में हो, मतलब उसके मरने से, मान लीजिए कि किसी प्रजाति के जानवरों की संख्या है 2 लाख और किसी प्रजाति के जानवरों की संख्या 20। अब मान लीजिए 2 लाख में 2 जानवर मर गए या 2 लाख में 5 जानवर मर गए और यहाँ 20 में 5 जानवर मर गए, किस पर आपको खतरा लगेगा? 5 मर गए मतलब 15 बचे, 5 और मर जाएंगे तो 10 बचेंगे, और 2 लाख में 5 मरे कोई फर्क नहीं, मतलब उनकी संख्या सामान्य है जीवन के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य प्रजातियां कहेंगे। उदाहरण के लिए मवेशी, साल के पेड़, चीड़ के पेड़, कृतंग, ये सब क्या हो जाएंगे, सामान्य प्रजातियां। संकटाग्रस्त मतलब कि लुप्त होने की कगार पर रहने वाली प्रजाति को संकटाग्रस्त प्रजाति कहते हैं, कि मतलब अब इस कगार पर आ गई है कि इनका ध्यान नहीं रखा गया तो ये लुप्त हो सकती हैं, बहुत कम, कहीं कहीं ना के बराबर देखने को मिलेगी, तो उनको हम क्या कहते हैं, संकटाग्रस्त। क्या क्या होंगी, काला हिरन, ये काला हिरन, मगरमच्छ, ये आपका मगरमच्छ, दूसरा भारतीय जंगली गधा है ना, भारतीय जंगली गधा, और भारतीय गेंडा है ना, तो भारतीय गेंडा या शेर की पूंछ वाला बंदर, जिसको आप देख पा रहे हैं शेर की पूंछ वाला बंदर, ये, और संगाई, संगाई क्या है, मणिपुरी का जो हिरन है ये वाला है ना, ये जो संगाई है ये मणिपुरी हिरन है। तो ये सब क्या है, ये आपके संकटाग्रस्त हैं। अब हर जानवर की अपनी एक विशेषता है, मैं सिर्फ आपको गधे की विशेषता बताऊंगा। गधा जो है वो एक ऐसा जानवर है जिसको दुनिया में सबसे संतोषी जानवर कहा जाता है। संतोषी का मतलब क्या है कि इसके ऊपर मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसकी गति समान रहती है। तो इससे आपको 1-2 बातें सीखनी चाहिए। क्या, एक तो संतोष के आप पढ़ते रहें, दूसरा निरंतरता। गधा भले उसकी मेहनत का उसको फल नहीं मिलता है, फिर भी उसकी निरंतरता खराब नहीं होती है। वैसे ही हमें अपनी जो रेगुलरिटी है अपनी पढ़ाई के अंदर, वो इससे सीखनी है। मतलब गधा बनना नहीं है, फिर ये नहीं समझना कि सर कह रहे हैं गधा बन जाओ, गधा नहीं बनना है, लेकिन इससे ये सीखना है कि रेगुलर काम करना है, चाहे ठंडी आए, चाहे गर्मी आए, चाहे बरसात आए। ऐसा नहीं कि ठंड आ गई, बहुत मजा आ रहा है रजाई में, बोले 2 घंटा 5 मिनट और सोते और 5 मिनट में फिर 2 घंटे बाद, वैसा नहीं। आपको निरंतरता रखनी है, इसके लिए इसको आप अपना आदर्श बनाइए कि जैसे
जैसे गधा लगातार काम करता रहता है, वैसे ही निरंतरता कि हमको रोज करना है। मैं गधे के जैसा नहीं बनने को कह रहा हूं, गधे से गुण सीखिए कि लगातार हम काम करेंगे यहां पर। क्लियर? तो ये संकटाग्रस्त जातियों के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं सुभेद प्रजातियों के बारे में। जिस प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की संभावना अधिक हो जाए, उसको सुभेद कहते हैं। मतलब जो प्रजाति बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर आ जाए। तो देखो, जो यहां पर बात क्या करी, यहां पर बात करी कि सामान्य में तो जीवित रहने के लिए पर्याप्त, संकटाग्रस्त लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं तो उनको क्या कहेंगे, संकटाग्रस्त। और इनकी संख्या इतनी कम हो जाए कि लुप्त होने की संभावना अधिक हो जाए। संकटाग्रस्त से और नीचे, संकटाग्रस्त से और नीचे आएंगे तो क्या कहेंगे, सुभेद। एक ही दो मरे और लुप्त हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, लुप्त होने की संभावना अधिक हो, उसको सुभेद कहते हैं। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन। ये नीली भेड़, एशियाई हाथी और ये आपकी गंगा की डॉल्फिन है ना, ये क्या है, ये सुभेद प्रजातियां हैं। इनकी संख्या और कम होगी तो ये लुप्त हो जाएंगी, कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब क्या होगा, जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटाग्रस्त या सुभेद होने का खतरा उत्पन्न हो, उसको दुर्लभ कहते हैं। मतलब ये क्या हो गई, संकटाग्रस्त और आपकी सुभेद से थोड़ा सा ऊपर हो गई, लेकिन संख्या कम है। संख्या कम हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम दुर्लभ कहेंगे। कितनी संख्या कम हो जाए, कि अगर ज्यादा संख्या कम करते हैं या तो संकटाग्रस्त हो जाए या ये फिर आपकी सुभेद हो जाए तो उसको हम दुर्लभ प्रजाति कहेंगे। उदाहरण के लिए हिमालय के भूरे भालू, ये हैं हिमालय के भूरे भालू। एशियाई भैंसे, ये हैं आपके एशिया के भैंसे। और रेगिस्तानी लोमड़ी, ये लोमड़ी जिस दुनिया में सबसे चालाक जानवर जिसको कहा जाता है, बंदर बंटवारा आपने यहीं से सुना होगा। और हॉर्नबिल, ये जानवर जो पक्षी हैं इनको कहते हैं हॉर्नबिल, है ना। तो ये क्या है, आपके दुर्लभ प्रजातियां हैं। ये कभी भी लुप्त हो सकती हैं, कभी भी संकटाग्रस्त हो सकती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। स्थानिक प्रजातियां, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहने वाली प्रजाति को क्या कहते हैं, स्थानिक प्रजाति कहते हैं। तो जैसे अंडमानी टीला, निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन। राज्य का नाम आगे लग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि उस राज्य की विशेषता है, मतलब उस राज्य बस में ये पाई जाएगी। जैसे अंडमानी टील, निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। ये क्या हो गए, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, उसके अलावा आपको ये दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेंगे। अंडमानी टील का मतलब क्या हो गया, तो ये है अंडमानी टील आपकी। निकोबार के कबूतर क्या है, तो ये है आपके निकोबार के कबूतर। अंडमान के जंगली सुअर, ये अंडमान के जंगली सुअर हैं। और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, मिथुन कुछ कुछ गाय जैसा लगता है लेकिन अलग वैरायटी है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश के मिथुन देखने को मिलेंगे। इनका उपयोग वो खेती के अंदर भी कर लेते हैं और इसका मांस भी अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं लोग। ठीक, तो ये अंडमानी टील देख लिया, निकोबारी कबूतर देख लिया, अंडमान के जंगली सुअर देख लिए और अरुणाचल के मिथुन देख लिए। अब बात करेंगे लुप्त प्रजातियां। जो प्रजाति अब नहीं पाई जाती उसे लुप्त कह देते हैं। कोई कोई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश, महादेश या पूरी धरती से विलुप्त हो गई है, उसको क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश से कोई चीज लुप्त हो गई तो मध्य प्रदेश में उसको लुप्त कह देंगे। भारत से लुप्त हो गई तो उसको भारत से लुप्त कह देंगे। महाद्वीप से लुप्त हो गई तो महाद्वीप से, और दुनिया से तो दुनिया से। उदाहरण के लिए एशियाई चीता लुप्त हो गया है भारत से। गुलाबी सिर वाली बतख ये लुप्त हो गई है। ये एशियाई चीता, चीता तो आप देखना, और ये गुलाबी सिर वाली बतख ये क्या हो गई है, ये लुप्त हो गई है। इनको लुप्त प्राय प्रजातियां कहा जाता है। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात को ऐसा भयानक हास हुआ है। मतलब ये जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, दुर्लभ हो रही हैं, या हम बात करें कि ये संकटाग्रस्त हो रही हैं, तो इनके पीछे से कौन से कारण हैं जिनसे इनका इतना भयानक नुकसान हुआ है, तो उनके ऊपर हम बात करें तो आप फिर से अपनी आंखों को निकालो और आंखों को ऐसे ऐसे घुमाओ, है ना, आंखों को घुमाओ और देखो कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं। आपको अपने आसपास ऐसे कई सारे कारक मिलेंगे। तो आप देखेंगे हमने प्रकृति के संसाधनों में परिवर्तन कर दिया है। इसको भी आप देखें कि हमने प्रकृति के संसाधनों में इतना परिवर्तन कर दिया है कि वो क्या हो रहे हैं, वो लुप्त होने लगे हैं। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, है ना, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों से या वन्य जीवन से प्राप्त होता है। चाहे हम लकड़ी की बात करें, छाल की बात करें, खाल की बात करें, पत्ते, रबड़, सब कुछ हमको वन या वन जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया है। हम ही है का मतलब क्या है, मुझे मत मान लेना, मैं नहीं हूं, आप भी हो साथ में शामिल। मतलब क्या है, मानव जाति है पूरी, हम ही है, मुझे मत ले जाना। मानव जाति पूरी है जो क्या कर रही है आपको, जिसके द्वारा वन्य जीवन को और वनों को नुकसान पहुंचाया गया है। उसको नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी जाति जो है उसको मानव जाति कहेंगे।
भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, तो रेल लाइन के लिए क्या होता है कि भाई पटरी पर स्लीपर लगाने हैं तो पेड़ काटने पड़ेंगे, कृषि का विस्तार करना है तो जंगल काटे हैं, व्यवसाय करनी है तो व्यवसाय हमको उद्योग लगाने तब जंगल काटे हैं, और वाणिज्यिक वानिकी करनी है तब हमें जंगल काटे हैं, और किसी इलाके में खोदना है तो हमने जंगल काटे हैं। तो इन सब कारणों से क्या हुआ है, वनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। क्योंकि कृषि का फैलाव क्यों किया गया, कृषि क्या करता है, आपको खाद्य उपलब्ध कराता है। देश के अधिकांश लोगों के लिए खाद्य का मतलब क्या हो गया, भोजन उपलब्ध कराता है। तो ये भोजन के लिए कृषि की आवश्यकता है, कृषि के लिए जमीन की आवश्यकता है, और वो जमीन किसके अंतर्गत थी, वो जमीन वन के अंतर्गत थी। कैसे आएगी, तो वो जमीन प्राप्त करनी है तो वनों को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो वो जमीन आ जाएगी। क्लियर बात। तो इसके कारण से क्या हो गया, वनों का नुकसान हुआ, वनों को काटना पड़ा। चाहे आजादी के बाद की बात भी कर लें, चूंकि हमें कृषि का फैलाव करना था इसलिए जंगलों को नुकसान पहुंचाया गया, जंगलों को काटा गया। सिमटते जंगलों, मतलब जंगलों को जब काटा गया तो सिमटते जंगलों पर एक नजर डाल लीजिए कैसे कम हो रहे। वन क्षेत्र आप देखेंगे तो 6,37,293 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 10.39% है। घने वन कितने हैं, 11.48%। खुले वन कितने हैं, 7.76%। और मैंग्रोव कितने हैं, 0.15% आपको देखने को मिलेंगे। ये जंगलों की बात कर रहे हैं। इनको हम ऐसे नुकसान पहुंचाते, काट दिया, जला दिया, जो भी मन में आया वो कर दिया। अब इसको जो नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं, जैसे यहां पर हमने बात की कृषि विस्तार, खनन प्रक्रिया, है ना, या हमने देखा कि व्यवसायिक खेती, वानिकी, तो उन सबको एक एक करके देखते हैं। तो कृषि विस्तार की अगर बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार भारत में अगर 1951 से 80 के बीच आप देखेंगे तो 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को किसमें परिवर्तित कर दिया है, कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया है। मतलब यहां पर वन परिवर्तित हो रहे हैं कृषि भूमि के अंतर्गत। और इनकी अगर हम आबादी देखें तो 2,62,000 के आसपास, है ना, इतना बड़ा एरिया क्या हो गया है, वन क्षेत्र का कृषि में परिवर्तित हो गया है। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़े भूभाग को झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न, ये क्या कहलाता है, जंगल काटा और आग लगा दी, और पेड़ों की कटाई से भी नुकसान पहुंचा है। इनसे भी जंगलों का नुकसान हुआ है, जंगलों का ह्रास हुआ है। तो अब इसका संवर्धन कैसे करेंगे, या संवर्धन वृक्षारोपण, मतलब ये संवर्धन वृक्षारोपण का मतलब क्या है, वो उसी प्रकार की बात कर रहे हैं हम कि हम एक व्यावसायिक, है ना, व्यावसायिक महत्व के पेड़ों को लगाएंगे, वो संवर्धन वृक्षारोपण है यहाँ पर। तो इस प्रकार के वृक्षारोपण में व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण करते हैं। तो एक प्रजाति आप लगाएंगे, जब एक प्रजाति लगाएंगे तो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं, तो इससे क्या होगा, जैव विविधता आपकी खत्म होगी, है ना। क्या होगा, जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, जैव विविधता आपकी खत्म होगी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, कुछ चुनिंदा प्रजातियों का बढ़ावा देंगे। इसके लिए भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है। संवर्धन वृक्षारोपण मतलब हमें किसी चीज की आवश्यकता, जैसे मान लीजिए इमारती लकड़ी की आवश्यकता है, तो हमने क्या किया, जंगलों को काटना चालू कर दिया, उन जंगलों का सफाया चालू कर दिया। उन जंगलों का हम सफाया कर रहे हैं, वहां पर हमने क्या किया, वो सागौन के वन लगाना स्टार्ट कर दिया। या हमको चंदन चाहिए तो हमने चंदन के वन लगाना चालू कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, उस जंगल के अंदर तो आपको नीम भी मिलेगा, महुआ मिलेगा, आम मिलेगा, बरगद मिलेगा, पीपल मिलेगा, साल मिलेगा, है ना, सागौन मिलेगा, आपको सब सारे पेड़ मिलेंगे, और सब प्रकार के जानवर मिलेंगे, क्योंकि हर एक जानवर अलग अलग पेड़ को पसंद करता है। तो सब प्रकार के जानवर आपको मिलेंगे। आपने एक काट दिया और एक प्रजाति का आपने पेड़ लगा दिया, इससे वन को भी नुकसान हो गया, विविधता को भी नुकसान हो गया, और वन्य जीव को भी नुकसान हो गया। तो इससे क्या हो गया कि इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया, अन्य प्रजातियों का नाश हो गया, क्योंकि आपने उनको काटकर सिर्फ एक प्रजाति लगाई, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। आप खत्म कर ही रहे हैं, इसलिए तो आपने किया है। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन जो करके एक पेड़ है वहां पर, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है ना। रोडोडेंड्रोन करके जो पेड़ है उसको भी बहुत नुकसान हुआ है। मतलब किसको, हिमालयन ओक को और रोडोडेंड्रोन को नुकसान हुआ है। अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत के प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं सागवान के वृक्षारोपण के कारण। तो अगर आप इस तरीके से प्लांटेशन करते हैं तो आप विविधता को खत्म कर रहे हैं। अगर आप किसी एक प्रकार के पेड़ को लगाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, विविधता को खत्म कर रहे हैं, जैव विविधता को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अब बात करें दूसरा कि विकास परियोजनाएं कैसे वनों का और वन्य जीवनों को प्रभावित करती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं। विकास परियोजनाएं क्या होती हैं? आजादी के बाद बड़े पैमाने पर कई विकास परियोजनाओं पर अमल किया गया है, इससे जंगलों को भारी क्षति हुई है। विकास परियोजनाओं में आपको बता दूं, इसमें क्या करेंगे, हम व्यवसाय के लिए कोई विकास परियोजना लाएंगे, हम सिंचाई के लिए कोई विकास परियोजना लाएंगे। तो इनसे क्या होगा, इनसे फिर आपको जंगलों को काटना पड़ेगा, जंगलों को नुकसान होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर नदी घाटी परियोजनाएं क्या होंगी, सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति करेंगी। तो नदी घाटी परियोजनाओं से 1951 से लेकर आज तक की बात करें तो 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों का सफाया हो गया। उदाहरण के तौर पर आप मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए। मध्य प्रदेश में 4000 हेक्टेयर है ना, 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने पर जलमग्न हो गया। नर्मदा सागर के पूर्ण हो जाने पर कैसे, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से नर्मदा कुछ इस तरीके से बहती है। यहां पर आपको एक पर्वत मिल जाएगा और यहां पर आपको एक पर्वत मिल जाएगा। अब इस पर क्या किया, परियोजनाएं बनाने का मतलब क्या है, परियोजनाएं बनाने का मतलब है कि आपने एक डैम यहां पर बना दिया, एक डैम यहां पर बना दिया, एक डैम आपने यहां पर बना दिया, एक डैम आपने यहां पर बना दिया, डैम यहां पर बना दिए, यहां पर बना दिए। ऐसे डैम आपके बनते चले जा रहे हैं और ये डैम बन रहा है आपके, तो इससे क्या होता है, डैम बनने से इसको बहुत नुकसान होता है। आप जब यहां पर डैम बनाएंगे तो यहां का पानी भरेगा, फिर आपने कुछ दूरी पर फिर डैम बना दिया तो यहां पर पानी भरेगा, फिर 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 यहां पर पानी भरेगा और यहां पर पानी भरेगा। अभी नदी सिर्फ इस लाइन में बह रही थी, लेकिन ये डैम बनने से इतना सारा एरिया डूब गया, तो ये सब एरिया क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। तो वही बात की जा रही है यहां पर, कितना हो गया, 4 लाख हेक्टेयर का एरिया जलमग्न हो जाता है। डैम क्या है, एक दीवार बना दी, नदी आ रही तो दीवार आ गई, तो क्या होगा, पानी भरते चला जाएगा पीछे, फिर जो पानी निकालना है गेट खोलकर निकाल दिया, आगे फिर रोक लिया गया। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई एरिया जो है, जो स्थल भाग है वो जलमग्न हो रहा है। एक कारण है जिसको हम कहते हैं खनन। खनन से भी वनों को और वन्य जीवों को नुकसान हुआ है। खनन से कई क्षेत्रों की जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है ना। वहां पर उनके पेड़ और प्रजातियों को, पेड़ और प्राणी जात को बड़ा नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल का जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, जिसको बुक्सा टाइगर रिजर्व कहते हैं, यहां पर डोलोमाइट के खनन के कारण बहुत गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। ये आप देख पाएंगे, आप कभी जाएंगे आपको तो ऐसा मिलेगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व है ना। तो इसके कारण क्या हो गया है, काफी नुकसान हो गया है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। कई जातियों, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, इनके आवागमन मार्ग को बाधित किया है। तो खनन में क्या होता है, बेसिकली आप खोद खाद कर ऐसा कर देते हैं, तो पेड़ का नाश होगा, फिर यहां पर जानवर आएंगे तो उनको भी नाश होगा, उनके आने जाने से उनके आवागमन के रास्ते भी अवरुद्ध होंगे, जैसे हमने हाथियों का उदाहरण देखा। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन की लकड़ी है ना, पशुचारण और ईंधन की लकड़ी की कटाई की मुख्य भूमिका होगी। तो पशुचारण आप समझ रहे हैं, ये जानवर चल रहे हैं, और ईंधन की लकड़ी, ये हम ईंधन की लकड़ी ले आए, जला ली और हम अपना पानी गर्म कर रहे हैं या चाय बना रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या इससे नुकसान हो गया होगा? मुझे तो नहीं लगता इससे हुआ। हाँ, बहुत नहीं हुआ होगा, बहुत कम हुआ होगा, लेकिन ये बड़ा फैक्टर नहीं होगा। बड़े फैक्टर तो उद्योग ही हैं, विकास परियोजनाएं ही हैं, खनन ही है, ये बड़े फैक्टर हैं। इनमें क्या करते हैं कि आप लकड़ी जलाने के लिए जाते हैं, लोग जनरली बीनते हैं लकड़ी या टहनियां काटते हैं, छटाई हो गई पेड़ की तो उससे कुछ पत्ते ले लिए या लकड़ियां ले ली, कुछ डगार काट लाई तो उससे काम कर लेते हैं। तो इसमें यद्यपि कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति हेतु मुख्यतः पेड़ों की टहनियां काट कर ही की जाती है, ना कि पूरे पेड़ काटकर। पूरे पेड़ तो कब काटे जाते हैं, पूरे पेड़ काटने का उपयोग करते हैं जब हमको उसका व्यवसायिक उपयोग करना है, जब हमको उसका फर्नीचर बनाना है या उसको बेचना है। अब वन पारिस्थितिकी तंत्र से देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है ना, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है ना, तो यहां पर वन जो है वो बहुत मूल्यवान चीज है। अब इनसे क्या हो रहा है कि भाई मूल्यवान चीज हो गई, तो आप यहां बात करें तो इससे क्या होगा कि जो तेजी से विकसित होती है औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वन, जो कि तेजी से विकसित हो रही शहरी और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। देखिए,
आप ये देख पाए इकोसिस्टम, ये घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को पक्षी ने खाया, पक्षी को नेवले ने खाया, नेवले को इसने खाया, इसके मरने के बाद कीड़ों ने इसको फिर से मिट्टी बना दिया, और ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें आप कई सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। ये क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं इसको कहा जाता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र, इसको कहा जाता है या कहलाती है। ये आप देख पाए यहाँ पर कई सारे लोग वनों के लिए निर्भर है। जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ चीजें बेची जा रही हैं, यहाँ पर कुछ चीजें खरीद कर लोग जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर बांस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो इनको देखेंगे तो पाएंगे कि भाई लोग वनों पर बहुत निर्भर हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से? किन कारकों से जैव विविधता कम होती है या किन कारकों से जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है? जैसे वन्य जीव के आवास का विनाश, मतलब उनके घर का आप नाश कर देंगे तो फिर उनको नुकसान पहुंचेगा। तो विनाश क्या है, ये कैसे होगा? तो आप वन का नाश कर देंगे तो उनके घर का नाश हो जाएगा। घर का नाश कैसे? जैसे आपने पेड़ काट दिया, एक पेड़ आप काट देते हैं और एक पेड़ काट देने से क्या होता है, उस पेड़ के ऊपर कई सारे पंछियों का घोंसला होता है, उनका नाश हो गया। अब बेचारे भागेंगे, कई सारे उसमें बच्चे होंगे तो मर जाएंगे। जंगली जानवरों को मारना या आखेट करना, हमने शिकार कर लिया या मार दिया तो इससे भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरणीय प्रदूषण या विषाक्तीकरण, पर्यावरण का कोई प्रदूषण हो गया है या कोई विषाक्तीकरण, मतलब कुछ विष फैल गया है, वही प्रदूषण की बात की गई है, इससे भी जैव विविधता कम होती है। और एक कारण है जिसको कहते हैं दवानल। दवानल का मतलब क्या होता है? जंगल की आग, जंगल में इस तरीके से आग फैल जाएगी तो इससे भी नुकसान होता है। इनसे भी क्या होता है कि वहां पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जैव विविधता को इनसे भी नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण विनाश के अन्य प्रमुख कारक और कौन से होंगे? यहां पर हमने बात करी कि जैव विविधता, तो जैव विविधता में हमें समझ में आया कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। पेड़ को काटकर, जानवरों का शिकार कर, जंगल में आग लग जाने से, पर्यावरण का प्रदूषण हो जाने से या जहरीली चीजें फैल जाने से, इनसे भी। तो इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं पर्यावरण के नाश के या उसके विनाश के? जैसे सबसे पहली बात है संसाधनों का असमान बंटवारा और फिर इनका असमान उपयोग और फिर इनकी जिम्मेदारियां भी असमान, मतलब हम पर्यावरण के मामले में बात करें तो हम असमानता को पकड़ लेते हैं और इस असमानता में हम अगर बात करें ना, इस असमानता में हम बात करें तो संसाधन असमान, फिर हम बात करें उपयोग असमान और फिर अगर हम बात करें तो रख रखाव असमान, है ना। रख रखाव असमान मतलब जो नुकसान पहुंचा रहा है वो रखरखाव कम कर रहा है, जो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है वो रखरखाव ज्यादा कर रहा है। ये असमानता अगर रहेगी तो इन सबसे पर्यावरण का विनाश ज्यादा होता है, ये पर्यावरण के नाश के लिए ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन ब्लास्ट होगा तो इसको क्यों आप पर्यावरण का दोषी मानेंगे, इसको आप समझ लीजिए, है ना। देखो देखते हैं इसका एक उदाहरण लेकर मैं आपको समझाता हूं कि इसको हम क्यों दोषी मानते हैं। जनसंख्या का बढ़ जाना है ना, जनसंख्या का बढ़ जाना। तो सबसे पहले हमने ले ली जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब क्या हो गया? जनसंख्या का मतलब हो गया लोगों की संख्या, है ना। क्या क्या मतलब हो गया? लोगों की संख्या। और पहले किसी प्रकार की फैमिली प्लानिंग होती नहीं थी कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक। पहले तो क्या था कि हम दो हमारे कितने भी, हम दो हमारे 14, हम दो हमारे 8, हम दो हमारे 6, पहले ऐसा चलता था। अब अगर आप देखें तो भारत में ही अगर आप देखते हैं तो भारत में कई प्रकार की ना, भारत में कई प्रकार से, या आप देखें कई सालों में आप देखें जनसंख्या बहुत नियंत्रित रही है, लेकिन कुछ एक दौर आया है जहां पर एकदम से जनसंख्या का विस्फोट हो गया है। तो मैं ये जनसंख्या विस्फोट का उदाहरण लेकर आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यहां पर जनसंख्या का विस्फोट हो गया है और कैसे यहां पर जनसंख्या को पर्यावरण का दोषी माना गया है, पर्यावरण का एक बड़ा कारण माना गया है, एक बड़ा दोषी माना गया है। देखो अब इसमें क्या हुआ कि जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो मतलब आपको खाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, मतलब खाने का जो सामान है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, मतलब वो आपको चाहिए, है ना। खाने का जो सामान है उसको वो आपको चाहिए। दूसरी चीज के खाने के अलावा रहने के लिए जो घर है वो चाहिए, है ना। रहने के लिए जो घर है वो आपको चाहिए, तो वो रहने का घर आपको कहां मिलेगा? रहने का घर आपको चाहिए। फिर आपको यातायात चाहिए, है ना। और कई सारी चीजें चाहिए। ये सब चीजें कहां है? खाने का सामान आपको कैसे मिलेगा? तो खाने का सामान आपको मिलेगा खेती के माध्यम से। आप या तो वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे, तो ये क्या से मिलेगा? या तो कृषि से मिलेगा या शिकार से या जानवर पालने से, ना। खासतौर से क्या कहते हैं, कृषि से ही मिल जाएगा। दूसरी चीज रहने के लिए घर, ये भी क्या होगा? जमीन चाहिए आपको।
और यातायात कहां पर जाएगा, इसके लिए भी आपको जमीन चाहिए। और ये जमीन किसके अंतर्गत है, इस पर वन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन वनों का नाश करना पड़ेगा, मतलब कि इन वनों को काटना पड़ेगा। जब इन वनों को काटेंगे तो फिर आपके लिए जमीन उपलब्ध हो जाएगी, किसके लिए, जब आप वन का नाश करेंगे तो खेती के लिए, वन का नाश करेंगे तो आपको रहने के लिए घर के लिए, वन का नाश करेंगे तो यातायात के लिए आपको जमीन यहां पर उपलब्ध हो जाएगी। अब इसी कारण से कई सारे लोग क्या मानते, क्योंकि प्लानिंग हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं। देखिए समझिए, पहले क्या था कि आपने मान लीजिए कि आप अपना एक घर का उदाहरण हम लेते हैं ना, एक घर का उदाहरण लिया, मान लीजिए कि वहां पर कोई व्यक्ति है या कोई घर है, मान लीजिए कि 2 लोग रहते हैं वहां पर, ये 2 लोग रहते हैं और इनके पास जमीन है, हमने मान लिया कि इनके पास 20 बीघा जमीन है, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है, पति पत्नी रहते हैं। अगर इनका एक बच्चा होता है तो उसके पास संसाधन क्या होंगे, 20 बीघा होगा। क्या होगा, 20 बीघा होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर इनके पास बच्चों की संख्या हमने बढ़ा दी कि अगर 4 बच्चे हो गए इनके पास, तो 4 बच्चे हो गए तो वो जमीन कितनी हो जाएगी, 4 जगह बढ़ जाएगी, मतलब 5-5 बीघा पड़ेगी। अगर इन बच्चों की संख्या और बढ़ गई, मान लीजिए कि इन बच्चों की संख्या हो जाती है 8 या हम मान लेते हैं कि 10, तो जमीन कितनी पड़ेगी, 2-2 बीघा पड़ेगी। तो आपको ये बात क्या समझ में आ रही है, यहां पर आप बात समझेंगे कि ये जो जमीन है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संसाधन। क्यों कहते हैं संसाधन, क्योंकि इससे ही हमारी रोजी रोटी चल रही है, जो किसान व्यक्ति है। तो अगर एक बच्चा है तो संसाधन उसके पास पर्याप्त रहेंगे, अगर 4 बच्चे हो गए तो संसाधन कम हो जाएंगे, और अगर 10 बच्चे हो गए संसाधन और कम हो जाएंगे। या तो वो व्यक्ति क्या करे कि उसके मन में प्लान है कि हमको 10 बच्चे पैदा करने हैं, तो क्या करे कि जमीन बढ़ा ले, इसको कितना कर ले, 10 गुना कर ले, मतलब 200 बीघा खरीद ले। जब 10 बच्चे होंगे तो सबको 20-20 पड़ जाएगी, जितनी उसके पिता ने उसको दी थी। ठीक, अब जब जनसंख्या बढ़ती है तो इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाता कि भाई कितने पेड़ होने चाहिए, अगर लोग आ रहे हैं तो उनके लिए घर कहां होंगे, इतना हम कुछ ध्यान रखते नहीं। जनसंख्या एकदम से बढ़ जाती है तो लोगों के खाने का दबाव बढ़ता है, तो खेती का विस्तार करना पड़ता है, तो जंगल काटे जाते हैं। रहने के लिए कॉलोनियां बनानी पड़ती हैं तो जंगल काटे जाते हैं। आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में आप पाएंगे कई सारे इलाकों के नाम पेड़ों के नाम पर रखे होंगे, है ना। जैसे आप कई सारे इलाकों के देखेंगे, जैसे जैसे आप यहां पर देखें नौलखा इंदौर के अंदर आप देखेंगे, या आप कई सारी जगहों पर आप जाएंगे, जैसे बक्सर चले जाएंगे, है ना, या आप कहीं भी चले जाएं, वहां पर आपको ऐसे कई सारे इलाके मिलेंगे जहां पर आपको नाम कैसे मिलेंगे, पेड़ों के नाम पर मिलेंगे। कभी वो बड़े बगीचे थे, बड़े जंगल थे, जिनको जनसंख्या के दबाव के चलते या औद्योगिकीकरण के लिए उनको काट दिया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको काम भी करना है, अपना पेट भी पालना है, तो इसके चलते उसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। क्लियर। चलिए, तो इनका दोषी माना जाता है, क्यों, क्योंकि अब हम बात करते हैं, हमने एक तो समझ लिया क्यों। अगर आप अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपयोग देखेंगे तो एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से कितना है, 40 गुना है। मतलब अमेरिका का नागरिक 40 गुना ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, जबकि सोमाली नागरिक कम करता है। तो अब आपको सोमालिया और अमेरिका में देखना है कि विकसित कौन सा है, तो विकसित है अमेरिका। तो विकसित देश क्या कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं। ये उदाहरण हमें इसमें समझ में आया। इसी प्रकार अगर आप भारत के उदाहरण लेंगे तो भारत में 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। वो उसको समझते भी नहीं है कि हम इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं, क्या आप जानते हैं, तो क्या जानना है आपको, तो आप देखें भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो गए हैं। मतलब कितने, आधे से ज्यादा प्राकृतिक वन खत्म हो गए हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है, जो आपकी वेटलैंड एरिया था वो सूख गई है, जहां पर पेड़ हुआ करते थे। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हो गया है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। जंगली जानवरों के शिकार, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। यही आपको यहां पर जानना था।
वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि ये आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर व्यक्ति को टारगेट करता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। जैव संसाधन का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैसे जैव संसाधन खत्म होंगे तो सांस्कृतिक विविधता को भी नुकसान पहुंचेगा, वो भी खत्म होगा। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जीविका उपार्जन तो वनों से ही चलती है। वन के उत्पाद ये इकट्ठे करते हैं और दूसरी जगह बेचते हैं, तो ऐसे लोग निर्धन हो जाते हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच जाते हैं, मतलब बहुत गरीबी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, लेकिन वनों के नाश से इनकी ये सभी बातें प्रभावित होती हैं। उनका खान पान, उनका रहना, उनकी संस्कृति, उनकी औषधि सभी कुछ प्रभावित होती है और इससे ही उनका जीवन चलता था। तो वो क्या होते हैं, आर्थिक रूप से इस कारण से कमजोर हो जाते हैं। अब बात करें कि भाई इनके अलावा जो महिला वर्ग है, तो गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं वनों के नाश से, है ना, या जंगलों के नाश से। कैसे? कई समाज में खाना बनाना, चारा इकट्ठा करना, जल भरना या अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? महिलाओं की। आपने अपने गांव घर में देखा होगा कि पानी भरने के लिए आपकी मम्मी लोग या चाची लोग साथ में जाती होंगी, कुएं पर जाती होंगी, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाती होंगी, है ना। कई बार चारा भी लाती हैं, खाना भी बनाती हैं, घर परिवार को भी संभालती हैं, बच्चों को भी देखती है। ये सारी जिम्मेदारी महिला पर होती है। जैसे ही ये संसाधन कम होंगे, मतलब पानी कम हो जाएगा, आसपास के जंगल कम हो जाएंगे, तो इन महिलाओं को कार्य करने के लिए दूर जाना पड़ेगा। मतलब दूर जाना पड़ेगा तो इनके ऊपर कार्य का भार बढ़ेगा और कई बार उनको ये संसाधन लेने के 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। तो उनका दिन किसमें चला जाएगा? पानी भरने में, चारा इकट्ठा करने में, खाना बनाने में, इनमें चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? कई सारी गंभीर समस्याएं होंगी। पहली समस्या कि वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएंगी। काम का समय बढ़ने के कारण बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं। कैसे दुष्परिणाम होते हैं? क्योंकि संसार में बच्चे की या संसार में पहला गुरु किसको कहा गया है? मां को गुरु कहा गया है। मां गुरु है ना, प्रथम गुरु, मां गुरु, द्वितीय गुरु, गुरु गुरु। तो ऐसा कहा गया है कि भाई प्रथम गुरु, मां गुरु, द्वितीय गुरु, पिता गुरु, तृतीय गुरु, गुरु गुरु। तो ये सबसे पहला क्या है? आपको मां को गुरु कहा गया है कि सबसे पहली शिक्षा आपको मां से मिलती है। अगर वो दिन भर काम में फंसी रहेंगी, काम करती रहेंगी, तो फिर वो कैसे अपने बच्चों को सिखा पाएंगी? तो इसी कारण से कहा गया है कि सामाजिक दुष्परिणाम यहां पर होंगे। वन कटाई के परोक्ष परिणाम, है ना, इनके अलावा जैसे आप देखें सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होती है। मतलब कि क्या होगा कि अगर पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है तो सीधे तौर पर गरीबी बढ़ेगी। मतलब लोग क्या है, जंगलों से बाहर आएंगे, जो उनकी आर्थिक दिनचर्या या उनकी जो दिनचर्या चल रही थी जिसके लिए वो जंगलों पर निर्भर हुआ करते थे, वो चौपट हो जाएगी। आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। मतलब क्या होगा? ऐसी स्थितियों में चाहे जंगल का नाश हो, चाहे बाढ़ सूखा हो, इसमें गरीबी बढ़ती है। गरीबी सीधे तौर पर बढ़ जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन, है ना, वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है और यह आवश्यक है कि इनके संरक्षण के लिए अच्छी नीतियां अपनाई जाएं, है ना, और उन नीतियों के ऊपर काम किया जाए। तो अगले वीडियो के अंदर हम इन नीतियों के बारे में बात करेंगे कि भाई कैसी नीतियां यहां पर अपनाई जाएं। यहां पर हमने भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में समझा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इस वनस्पति जात और प्राणी जात के नुकसान के कारण क्या है और उसका प्रभाव समाज पर क्या है, किस समाज पर पड़ता है। और अगर हम समाज के दो वर्ग को लें, पुरुष और महिला, तो इस पर महिला के ऊपर क्या असर पड़ता है, फिर उसके सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, इनके ऊपर हमने यहां पर चर्चा की। मैग्नेटब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट पर टाइप करते हैं magnetbrains.com तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। वेबसाइट पर पहुंचते ही आप देखेंगे आपको यहां पर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। यहां से कोई भी आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपने CBSE 7 to 12 हिंदी माध्यम को सिलेक्ट किया। जैसे सिलेक्ट किया तो आपको यहां पर अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। चूंकि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 10th को सिलेक्ट किया। क्लास 10th को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने सभी टीचर्स आ जाएंगे आपके क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के साथ।
जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको भूगोल पढ़ना है तो आपने भूगोल में यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया और जैसे ही आप वॉच नाउ पर यहां पर क्लिक करते हैं तो वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा कि आपका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब जिस चैप्टर का वीडियो देखना है उस पर क्लिक करेंगे और वहां पर आपके उसके टॉपिक आ जाएंगे। हर टॉपिक के आगे वॉच नाउ लिखा है, उस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से वीडियो चल जाएगा। इस तरीके से वीडियो चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो का बटन आपके लिए बनाया गया है, इस नेक्स्ट वीडियो के बटन का आप उपयोग करेंगे। इस नेक्स्ट वीडियो के बटन का आप उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आप अगले वीडियो पर चले जाएंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, समय की बर्बादी नहीं होगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करें, तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कर आप हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।